जय हिंद भाई। तो एसएससी 2025 का जो कैलेंडर रिवाइज्ड कैलेंडर उसको रिलीज किया जा चुका है और जितने भी एग्जाम्स आपके होने वाले हैं सबकी डेट्स आपको बताई जा चुकी है कि नोटिफिकेशन कब आएगा और आपका एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो यही वो वक्त है जब आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हो। आपके माँ बाप की आंखों में जो एक लंबे समय से एक सपना पल रहा है उसको आप पूरा करके दिखा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर नहीं शुरू की अभी तैयारी तो अभी भी कर सकते हो तैयारी को शुरू। आपके पास एक अच्छा टाइम अभी भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं, आपके साथ ना इंग्लिश की जो डिटेल में स्ट्रेटजी है वो डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, आप सीजीएल का एग्जाम देने वाले हो, चाहे सीएचएसएल का, चाहे सीपीयू का, चाहे एमटीएस का, चाहे स्टेनो का, इंग्लिश तो लगभग एक जैसी है सब में, इंग्लिश में कोई फर्क है नहीं। ठीक है, तो सबकी एक ही स्ट्रेटजी है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो ट्रस्ट में आपका जो स्कोर है ना वो क्या होगा, देखो फुल मार्क्स की गारंटी मैंने लिखा है ना, ये ऐसे नहीं लिखा, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। मैं वादे के साथ बता रहा हूँ, आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ठीक है, मैं कोई भी यहाँ पर आपसे खोखले वादे नहीं करूंगा, कोई भी यहाँ से ऊपरी बात नहीं करूंगा। जो फैक्ट है, जिस तरीके से मैंने तैयारी की और जिस तरीके से मैंने इंग्लिश में कई बार प्री में 50 में से 50 लिए, मेंस में जब इंग्लिश 200 मार्क्स का आया करता था उस समय मैंने मेंस में 192 बार स्कोर किया 200 में से। तो जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की है ना वही स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं। चाहे इंग्लिश में वीक हो, आप इंग्लिश से आपको डर लगता है, चाहे हिंदी मीडियम से हो, टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ डिटेल में डिस्कस करते हैं वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख लो, ये एग्जाम की डेट से आप लोगों ने देख ली होंगी आई एम श्योर। ठीक है, ये आपका स्टेनोग्राफर से आपका जो एग्जाम है शुरू होगा, जो मेन एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ। आपका 6 अगस्त को स्टेनो का एग्जाम शुरू है और देखो गैप बिल्कुल भी नहीं है, 6 को आपका स्टेनो का शुरू है, 11 को खत्म है अगस्त में। और सीजीएल का देखो एक दिन का गैप आपको मिला 12 अगस्त का, और 13 तारीख को सीजीएल का पेपर स्टार्ट आपका, 30 को खत्म होगा, 31 का गैप आपको मिला, फिर 1 तारीख से आपका सीपीयू स्टार्ट हो गया। ठीक है, 6 तक चलेगा, फिर सीएचएसएल स्टार्ट हो जाएगा एक दिन के गैप में। यानी कि आपके पास एग्जाम्स की भरमार लगी पड़ी है। अगर इतने बढ़िया मौके में भी, क्योंकि देखो एक ही तैयारी से सारे एग्जाम निकाले जा सकते हैं, ये एक तैयारी से ये सारे एग्जाम निकाले जा सकते हैं। तो अगर अभी भी आप एग्जाम नहीं निकाल पाए, इनमें से कोई भी नौकरी अगर नहीं ले पाए, तो भाई फिर तो लानत ही है ना, आपकी तैयारी को कोई फायदा है नहीं। इसका मतलब आपकी तैयारी में दम ही नहीं है। मैं एक एवरेज, एक मोटा मोटी अगर मैं मान के चलूं ना, तो आपके पास 75 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, वैसे तो आपके पास 75 से ज्यादा डेज है अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे। मैं मेन इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग भी चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 75 से आपके पास ज्यादा ही दिन है, लेकिन मैं मोटा मोटी 75 डेज मान के चल रहा हूं। इन 75 डेज के अंदर ही आपको क्या करना है, सिलेबस खत्म करने के साथ में क्या करना है, रिवीजन भी करना है। मेरी बात को समझ गए भाई, हाँ कि ना? तो एग्जाम की डेट्स तो आपने देख ली भाई। अब मैं इंग्लिश की बात करता हूं, क्योंकि सब में इंग्लिश का जो सिलेबस है वो सेम है और सबकी तैयारी जो है एक जैसी है। तो सबसे पहले देखो इंग्लिश में कितनी चीजें होती हैं दोस्त, इंग्लिश में 3 चीजें होती हैं। एक आपका ग्रामर होता है, वोकैब होता है और आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है। तीनों पे ही आपको फोकस करना है, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। आप 2 के भरोसे एग्जाम में नहीं जा सकते। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि तीनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है तो ग्रामर में कई सारे सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें ऐसी वोकैब्स पूछ लेगा। सेंटेंसेस के अंदर ही मान लो कोई ऐसा वोकैब आ गया, एरर पूछ रहा, कोई ऐसा वोकैब आ गया जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, तो आप एरर नहीं बना पाओगे। कई बार ऐसा होता है। ठीक है, वोकैब नहीं पता तो आप कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट नहीं कर पाओगे, ऐसी ग्रामर नहीं पता तो ये बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो तीनों आपस में कनेक्टेड है मेरे भाई। ठीक है, और वैसे भी एसएससी के अंदर जो इंग्लिश पूछी जाती है वो बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है? ठीक है मेरे भाई। अब मैं अगर ग्रामर की बात करूं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर मैंने यहां पर लिख दिया आपके सामने। ये वो टॉपिक्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स आपको जरूर करके जाने हैं, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले नंबर पे क्या है आपका वर्ब। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या है आपका, सेकंड नंबर पे एडवर्ब, उसके बाद है कंडीशनल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस जिसको बोलते हैं, फिर टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन। ये 9 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये 9 तो जरूर ही करके जाना। इसके अलावा भी और टॉपिक्स होते हैं, जैसे यहाँ पर एक मैंने वो नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं उसको, आर्टिकल नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन टैग नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। उसकी कुछ ट्रिक्स होती है, वो आप एग्जाम के टाइम पे भी एक बार देख लोगे ना तो वो कर लोगे। ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से आपको इसके बारे में रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप इसको नोट भी कर सकते हो कि सबसे पहले जो है ना हमें इन टॉपिक्स को क्या करना है, कवर करना है इन टॉपिक्स को। ठीक है, वोकैब की अगर मैं बात करूं तो वोकैब में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में आपसे भाई? सिनोनियम पूछा जाता है, ठीक है, एंटोनियम पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट और फ्रेजल वर्ब। ये 6 तरह की चीजें वोकैब में आपसे पूछी जाती हैं और आपको इन 6 के ऊपर अपनी कमांड पूरी तरीके से क्या करना है, बनाना है। कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ लिमिटेड पढ़ना है। ऐसा नहीं करना कि आपने कोई ऐसी किताब ले ली जिसमें भरमार हो, वोकैब का इतना भर भर के दे रखा हो और आप सारा याद करने बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं है। अभी मैं सब बताऊंगा कि ग्रामर आपको कहां से पढ़ना है, वोकैब आपको कहां से पढ़ना है, डेली कितना वोकैब पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या करोगे, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूं कि क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, समझ गए? वोकैब में
कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको पता है ये 3 चीजें पूछी जाती हैं आपसे। पहला क्या है भाई, क्लोज टेस्ट पूछा जाता है आपसे, पैराजंबल पूछा जाता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 चीजें आपसे जो है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में पूछी जाती हैं। तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस इंग्लिश का, कि आपसे इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, किस किस के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। अब एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की, ठीक है। तो ग्रामर को किस तरीके से करना है, ये स्ट्रेटेजी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ग्रामर को आप किस तरीके से पढ़ोगे, किस तरीके से करोगे ताकि 75 डेज के अंदर आप ग्रामर में फुल स्कोर कर सको। तो बहुत ध्यान से इन पॉइंट्स को देखना, समझाता हूं। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, फिनिश योर सिलेबस फ्रॉम पेड बैच और यूट्यूब। सबसे पहली चीज क्या है ना कि आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। ये बहुत बेसिक चीज है। आप कितना भी रोते रहो, सर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, सर मेरे एरर ठीक नहीं हो रहे हैं, सर मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में फंस रहा हूं, आपने जब तक अपना सिलेबस खत्म नहीं किया तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। भाई बेसिक चीज है ना ये। तो सबसे पहले तो सिलेबस ही खत्म करोगे ना। अब चाहे आप किसी पेड बैच से कर रहे हो, किसी भी टीचर का आपने पेड बैच लिया हुआ है, वहां से अपना सिलेबस खत्म करो, चाहे आप यूट्यूब के लेक्चर्स देख रहे हो, दोनों ही जगह से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट जो है ना फ्री में बहुत सारे लोगों ने डाला हुआ है, मैंने भी डाला हुआ है, फ्री में देखोगे बहुत सारे लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले चीज क्या करोगे, सिलेबस खत्म करोगे। अच्छा सिलेबस कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक पढ़ा किसी भी टीचर से, आपने जैसे मान के चलो नाउन पढ़ा, ठीक है। अब जब आपने नाउन को फिनिश किया, 5 दिन 6 दिन 7 दिन जितना भी टाइम आपने लिया, जब आपने नाउन को खत्म किया ना, अब आपको क्या करना है, देखो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे आपका नाउन खत्म हो गया तो नाउन के क्या करने हैं, आपको क्वेश्चंस लगाने कॉमन एरर के। नाउन के कॉमन एरर के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। मिरर ऑफ कॉमन एरर नाम की बुक आती है, वहां से लगा सकते हो, या तो मार्केट से ले सकते हो या उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर वगैरह पे मिल जाती है इजीली, ठीक है। तो जैसे नाउन आपने किया तो नाउन के 50 या 100 क्वेश्चंस वहां पर आपको मिल जाएंगे कॉमन एरर्स में, मिरर ऑफ कॉमन एरर जो बुक मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो वहां से आपने नाउन के 50-100 क्वेश्चन कर लिए। और अगर किसी बुक में आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा क्वेश्चन नाउन के, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा दो नाउन के। कोशिश ये करो कि हर टॉपिक के कम से कम 100-150 क्वेश्चंस तो मैं लगा दूं, ताकि एक भी सिंगल डाउट बचे ही ना। नाउन का ऐसा कोई भी रूल ना बचे जिसके ऊपर आपने क्वेश्चन ना लगाया हो। करके तो देखो इस तरीके से, फिर बोलना कि सर मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। प्रैक्टिस चैप्टर वाइज कॉमन एरर्स फ्रॉम मिरर ऑफ कॉमन एरर जो बुक आती है, या फिर एनी अदर बुक। आपके पास अगर कोई और बुक है जिसमें चैप्टर वाइज दे रखा है, नाउन के क्वेश्चंस प्रोनाउन के क्वेश्चंस अलग अलग कॉमन एरर दे रखे हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है। कहीं से भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। ज्यादा से ज्यादा 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस, ठीक है, उतना अगर कर लोगे। अब मान के चलो आपने चैप्टर वाइज कर लिया, आपने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन आपने सब कुछ कर लिया भाई। आपने सारे टॉपिक के चैप्टर वाइज जो है ना क्वेश्चंस वो आपने बना लिए। तो अब आपको करना क्या है ना, अब आपको करना है मिसलेनियस की प्रैक्टिस। ये सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं, मिसलेनियस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे मान के चलो आप जो है ना नाउन के 50 क्वेश्चंस करने के लिए बैठे, तो आपके दिमाग में एक चीज सेट है कि इसमें मुझे नाउन की ही एरर ढूंढनी है, तो आप इजी कर लोगे, वो आप जल्दी कर लोगे, क्योंकि आपको पता है नाउन की ही एरर है। ना आप वर्ब की तरफ देखोगे, ना प्रीपोजिशन की तरफ देखोगे, ना ये देखोगे कि आर्टिकल सही लगा है कि नहीं लगा है ना, ना आप ये देखोगे वर्ब की सही फॉर्म लगी कि नहीं लगी। आप केवल क्या देखोगे, नाउन पे फोकस करोगे। ऐसे जब आप प्रोनाउन की एरर ढूंढोगे तो केवल आप प्रोनाउन पे फोकस करोगे, वर्ब में वर्ब पे फोकस करोगे। और आप मिसलेनियस की प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे ना, तो आपको दिक्कत कहाँ आएगी, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो सेट हो जाता है कि मुझे नाउन की ढूंढनी है एरर, प्रोनाउन की ढूंढनी है। लेकिन जैसे ही आपके सामने मिसलेनियस आ जाए, एक क्वेश्चन नाउन का, फिर अगला वर्ब का, अगला प्रीपोजिशन का, वहां पे तो एग्जाम में लिख कर देते नहीं है ब्रैकेट में कि इसमें आपको नाउन की एरर ढूंढनी है, इसमें आपको एडजेक्टिव की एरर ढूंढनी है, ऐसा लिख के देते नहीं है। तो इसीलिए मिसलेनियस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कहां से करोगे, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठा लो, ठीक है, कोई भी जो आपका मन करे, किरण की आती है, पिनेकल की आती है, जो आपका मन करे प्रीवियस ईयर की बुक उठा लो भाई। उसमें दे रखा होता है मिसलेनियस, जैसे कॉमन एरर्स अलग चैप्टर है पूरा, ठीक है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन 800 से लेकर 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ऐसी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो क्या है, मिसलेनियस है, वो चैप्टर वाइज नहीं है, मिसलेनियस है, ठीक है। ऐसे ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जब आप चैप्टर वाइज कर लोगे ना, जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करना सिलेबस। जब आप चैप्टर वाइज कर लोगे तो चैप्टर वाइज करने के बाद में आपको क्या करना है, मिसलेनियस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्या क्या करना है उसमें, आपको कॉमन एरर्स की प्रैक्टिस करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करनी है, एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम एनी प्रीवियस ईयर बुक। जैसे डेली के आप 30 क्या बनाओ, कॉमन एरर बनाओ, डेली के 15 से 20 आप क्या करो, फिल इन द ब्लैंक्स करो, और डेली के सेंटेंस इंप्रूवमेंट कम से कम 20-25 करो। आप डेली करके तो देखो, अगर नहीं इंप्रूवमेंट आएगा फिर मुझे आके आप कमेंट में जो है ना उल्टा सीधा बोल के जाना कि सर आपने जो बताया उससे इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। करके तो देखो, ये चीजें मैंने फॉलो की है, मेरे मार्क्स आए हैं ना, मैंने और बच्चों से फॉलो करवाया है, जो बच्चे आज तक सिलेक्ट हुए हैं, तो उनके भी तो मार्क्स आए हैं ना भाई, आए कि नहीं आए, आए हैं।
ठीक है, तो आप इसको एक बार फॉलो करके देखो, जब तक फॉलो ही नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो मिसलेनियस की प्रैक्टिस करो, डेली 30 कॉमन एरर्स, डेली ब्लैंक्स कर लिया आपने 20-25, ठीक है, और डेली आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट बना लिए। तो किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक से आप ये कर सकते हो। उसके बाद मेक नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ और रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स। एक चीज जरूर करना, एक अपने पास पतली सी कॉपी या रजिस्टर अपने पास रखना, और अगर आपको लग रहा है कि यार ये जैसे आप मिसलेनियस की प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी बता रहा हूं मैं, जैसे आप मिसलेनियस की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने 30 क्वेश्चंस किए कॉमन एरर के, और आपको लगा यार 30 में से ना 5 क्वेश्चन जो है ना एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर थे, यानी कि बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, आपने फटाक से उस कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया, लिख लिया। या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप बार बार भूल जा रहे हो और आप बार बार उसकी वजह से गलत कर दे रहे हो, है ना, उस कॉन्सेप्ट को आपने फटाक से लिख लिया। कोई डिफिकल्ट है जो आपको याद नहीं रह रहा, उसको आपने फटाक से लिख लिया। ये क्या होगा ना, क्योंकि जो आपको याद है वो तो याद ही है, जो आपको याद नहीं है, जो डिफिकल्ट है या जो बहुत रिपीट हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को फटाफट से आपने एक पतली सी कॉपी पे लिख लिया, एग्जाम के टाइम पे वही आप रिवाइज करके जाओगे, क्योंकि जो याद है उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, जो नहीं याद है एग्जाम के टाइम पे एक बार उसको फटाफट से क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, ठीक है, सो दैट यू कैन रिवाइज इट ऑन द लास्ट मोमेंट। और अगला क्या करना है, सॉल्व क्विजेज और मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस। यही मिसलेनियस क्वेश्चंस जो है ना, इनके क्विजेज भी सॉल्व करो। बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जहां पर आपको क्विजेज मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे नाउन की क्विज होती है, प्रोनाउन की क्विज, लेकिन वो चैप्टर वाइज मत करना, चैप्टर वाइज तो आप प्रैक्टिस कर चुके हो, मिसलेनियस का क्विज करना, जैसे कॉमन एरर्स की क्विज होती है, फिल इन द ब्लैंक्स की क्विज होती है, बहुत सारे एप्लीकेशंस पे आपको फ्री क्विजेज आपको मिल जाते हैं, फ्री क्विजेज की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां से जैसे लेटे हुए हो, आराम कर रहे हो, तो आपने क्या कर लिया, ग्रामर का क्विज आपने खोल लिया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है, फटाफट से क्लिक ही तो करना है आपको, और लेटे लेटे सोल्यूशन देख लेना है आपको। सोल्यूशन जरूर देखना कि वहां पर क्या सोल्यूशन दिया है, वहां पर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ ये मैं डिफिकल्टी है मेरे लिए इसमें, या मुश्किल लग रहा है, तो उसको भी क्या कर लेना, नोट कर लेना। तो इस तरीके से ग्रामर आप करोगे, समझ में आ गया, सिलेबस करोगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद मिसलेनियस की प्रैक्टिस करोगे, डेली के 30 कॉमन एरर्स, 15-20 ब्लैंक्स और 15-20 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इतना आपको डेली करना है भाई। उसके बाद क्या करना है, नोट्स बना लेना जो इंपॉर्टेंट हो या रिपीटेड हो, ये चीज आपको करना। और लास्ट में क्या बोला मैंने, क्विजेज आपको जरूर लगाने हैं। अगर इस तरीके से करते हो तो ग्रामर में कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी दोस्त, मेरी बात को समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं किसकी, वोकैब की, ठीक है। तो वोकैब में क्या करना है, ध्यान से देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं इस पर नजर डालो। फोकस ऑन प्रीवियस 5 to 8 ईयर्स वोकैब्स फर्स्ट। देखो मेरे भाई, एक चीज बता रहा हूं, वोकैब का कोई अंत नहीं है, आप जितने वोकैब याद करना चाहोगे ना, मैं आपको उतने वोकैब लाके दे दूंगा, लेकिन मेरे को ये बताओ उसका फायदा क्या है। आप 10,000 20,000 वोकैब याद करके क्या करोगे, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये लिमिटेड 2,000 वोकैब है और इसी में से बार बार एसएससी क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछता है, बदल बदल के पूछता है, जैसे किसी क्वेश्चन का एक ऑप्शन है ना, तो अगले एग्जाम में क्या होगा, किसी अगले एग्जाम में वही जो ऑप्शन है वो मेन क्वेश्चन बन जाएगा, और ये जो क्वेश्चन है वो उसका ऑप्शन बन जाएगा। यही ट्रिक्स तो होती है, एग्जाम में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, तो वो 4 ऑप्शंस कहां जाएंगे, वो अगले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हो, तो आपको लिमिटेड याद करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठाओ और पीछे से याद करना शुरू करो, लेटेस्ट, यानी कि अभी 2025 चल रहा है ना, तो पहले 2024 के जो पेपर्स हुए हैं उनमें जितनी भी वोकैब्स पूछी गई है एसएससी में, ठीक है, वो सारे वोकैब्स याद करो, प्रीवियस ईयर की बुक्स में आपको मिल जाएंगे। फिर 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, कम से कम 18 तक कर लो भाई, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। हो सके तो 16-17 तक भी चले जाना, लेकिन कम से कम 18 तक के जितने वोकैब्स हैं वो याद कर रहे हैं आपको। और ऑप्शंस को मिस मत किया करो, जैसे एक क्वेश्चन का आपने एक सही आंसर दे दिया कि भाई ए इसका सही आंसर है, तो बाकी के जो 3 ऑप्शन बच गए ना, उनका भी एक्सप्लेनेशन बुक के अंदर दिया होता है, उनकी भी मीनिंग बुक के अंदर दी होती है, तो वो भी आपको याद करना है भाई। ऐसा नहीं कि सही वाला याद कर लिया बाकी 3 इग्नोर कर दिया। मैंने क्या बोला, यही जो है ना किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ जाएगा, यही होता है। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे तो नहीं बता रहा हूँ ना, मैं प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप एक दिन में 10 क्वेश्चंस याद कर रहे हो, 10 सिनोनिम याद कर रहे हो, तो असल में आप 10 याद नहीं कर रहे, आप उनके ऑप्शंस भी तो याद कर रहे हो ना, तो कम से कम 30-40 सिनोनिम्स आप आराम से एक दिन में याद कर रहे हो, अगर आप विद ऑप्शंस याद कर रहे हो तो, ठीक है। तो कम से कम 8 साल के भाई, 5 से 8 साल के जो पेपर्स हैं उनमें जितने भी वोकैब्स पूछे गए हैं, सबसे पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए कि उसको याद कर लूं मैं। उसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट दे रहा 200 एडीएम में, कोई इंपॉर्टेंट दे रहा आपको 200 ये 200 वो, देखना वही होंगे वो। जब आप प्रीवियस ईयर कर चुके होगे ना, तो देखना उसी में से निकलेंगे जो इंपॉर्टेंट वाले लोग बताते हैं ना कि 200 इंपॉर्टेंट है, 500 इंपॉर्टेंट है, वो प्रीवियस ईयर में से निकलेंगे, कुछ भी नया नहीं है वो कैप के अंदर। और ये आप कहां से कर सकते हो, किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक से। अगेन वही बता रहा हूं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, कोई भी एक बुक ले लो प्रीवियस ईयर की और वहां से वो कैप को करना स्टार्ट करो। वो कैप में क्या क्या करोगे, जैसे डेली के आप मान के चलो, यहां पर मैंने लिखा भी है, आ जाओ इसको मैं समझा देता हूं। पहली चीज देखो क्या लिखा है, रिमेंबर वर्ब्स आर ऑलवेज रिपीटेड, वर्ब्स नहीं सॉरी वोकैब्स,
vocabs आर ऑलवेज रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये याद रखो जो मैंने बताया कि vocab जो है ना हमेशा प्रीवियस ईयर के पेपर से रिपीट किया जाता है। कोई बैठ के तुम्हारे लिए नई vocab नहीं बना रहा, इतना किसी के पास टाइम नहीं है ना, इतना मुश्किल पेपर है एसएससी कि तुम्हारे लिए नई नई vocab का इजाद किया जाए या शशि थरूर की डिक्शनरी में से कोई vocab निकाल के तुम्हारे सामने डाल दिया जाए। ये नहीं आता भाई, सिंपल सिंपल vocabs आती है। ठीक है, पेपर उठा के देखना, पता लग जाएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। लर्न आपको याद करना है डेली बेसिस पे। ठीक है, 15 सिनोनिम्स आपको याद करना है अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो, अगर मेरे टारगेट को मान के चलोगे, क्योंकि ये मैंने कुछ सोच समझ के लिखा है। 75 दिन में कितने करने से क्या हो जाएगा, सोच समझ के लिखा है। डेली के 15 सिनोनिम्स, 15 एंटोनियम्स, 20 इडियम्स, क्योंकि इडियम्स को इजीली याद कर सकते हो, और 15 वन वर्ड्स। ठीक है, एंड 10 स्पेलिंग्स। या आपको क्या करना है, फ्रॉम एनी प्रीवियस बुक, किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक से मैंने बताया आप कर सकते हो, ये आपको डेली करना है। ठीक है, डेली करना है आपको। ये रिवीजन तो करोगे ही, संडे संडे रिवीजन कर सकते हो, लेकिन बाकी हफ्ते में 6 दिन जो है ना आपको डेली करना है। ठीक है, 15 6 90, एक सप्ताह में 90, ये भी 90, ये 120, ये भी 90, और ये 60। ठीक है, तो ये एक वीक का है आपका। इस तरीके से आपको हर वीक करना है, डेली करना है। कहने का मतलब ये है, जो मैंने लिखा इतना आपको करना है। आप डाउट मत रखो कि नहीं सर मैं इतने की जगह इतने कर लूं, मैं बता रहा हूं ना, मेरी मान के एक बार कर तो लो। मैं कुछ सोच समझ के बता रहा हूं, इंग्लिश की स्ट्रेटजी कुछ सोच समझ के बना रहा हूं। ठीक है, अच्छा टिप्स क्या है इसके लिए, देखो एक टिप है vocab के लिए, ट्राई टू लर्न vocabs बाय मेकिंग सेंटेंसेस। vocab याद करते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है vocab याद नहीं रहता, तो भाई सेंटेंस बना लिया करो उसके ऊपर। अपने किसी यार दोस्त का नाम सोचा करो और उसी के नाम से एक सेंटेंस बना दो, उस vocab को यूज करके, आपको याद हो जाएगा। या फिर क्या करो, निमोनिक्स यूज करो। निमोनिक्स यूज करो, ट्रिक्स होती है याद, जैसे वर्ड को उससे मिलता जुलता सिमिलर वर्ड आप याद कर लो, है ना। जैसे कोई वर्ड है उससे सिमिलर मिलता जुलता एक वर्ड आप याद कर लो। देखो प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी कर रहे हो, अगर याद करने के लिए मान के चलो, याद करने के लिए मैं किसी वर्ड को किसी तरीके से पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि उसका क्या मीनिंग है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो किसी को क्या फर्क पड़ रहा है। अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन करके अगर मैं उस चीज को याद रख ले रहा हूं, कई बार होता है ना कि हम किसी वर्ड को गलत पढ़ते हैं, लेकिन वो ट्रिक होती है असल में, उससे हमें याद हो जाता है, उससे हमें क्या हो जाता है, याद हो जाता है ना। तो आप वैसे भी याद कर सकते हो, या फिर मैंने क्या बताया, लर्निंग देयर ओरिजिन, वर्ड्स के ना ओरिजिन याद कर सकते हो। खास करके ये मैंने लिखा है इडियम्स के लिए। जितने भी इडियम्स हैं, देखो हर इडियम की उत्पत्ति जो है ना कहीं से तो हुई होगी। अगर बोला जा रहा है बियॉन्ड द पेल एक इडियम है, तो कहीं ना कहीं से तो इसकी उत्पत्ति हुई होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं, जैसे देखो ये मैं अपनी क्लास के अंदर जो vocab पढ़ाता हूं ना, उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है। अब देखो मैं किस तरीके से इडियम्स को एक्सप्लेन करता हूं। 4 ऑप्शन है ना, चारों अलग अलग इडियम है, तो मैं केवल सही वाले आंसर को एक्सप्लेन नहीं करता, मैं किस तरीके से करता हूं, देखो ये देखो, मैं चारों इडियम्स को अच्छी तरीके से पहले क्या करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। इंग्लिश में बताता हूं उसकी क्या मीनिंग है, साथ में उसकी हिंदी लिखी है यहाँ पर, साथ में एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल, और साथ में इसकी ट्रिक यानी कि ओरिजिन। अब देखो ओरिजिन क्या है, जैसे यहाँ लिखा है मैंने बियॉन्ड द पेल। अब मैं बच्चों से कैसे याद करवाता हूँ, बच्चे को ऐसे याद हो जाता है। जैसे पहले क्या होता था ना, इंग्लैंड के अंदर क्या होता था एक समय में, जो हाई क्लास के लोग हुआ करते थे, हाई सोसाइटी वाले जो लोग हुआ करते थे, उन्होंने अपने लिए एक एरिया बनाया और उस एरिया के चारों तरफ बड़ी बड़ी बाउंड्रीज खड़ी कर दी, जिसको बोलते थे पेल, PALE, पेल। ठीक है, और उस एरिया के अंदर जितने लोग हैं वो सारे अच्छे लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, बड़े लोग हैं, और उस बाउंड्री के बाहर जितने भी लोग हैं, बाउंड्री के बाहर, उस पेल के बाहर जितने भी लोग हैं, यानी कि पेल के बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब उससे बाहर, परे, वो क्या है, उनको यहां पर आना अलाउड नहीं है इस सोसाइटी के अंदर, यानी कि वो लोग क्या है, यहां पर अनएक्सेप्टेबल है, उन लोगों को इस सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ये वहां से उत्पत्ति हुई है इसकी। अगर उस समय किसी को बोला जाता था ही इज बियॉन्ड द पेल, मतलब ही इज नॉट एक्सेप्टेबल हियर, तो चलते 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 क्या हो गया, इस वर्ड का मीनिंग जो है ना एक इडियम बन गया ये, और इसका मीनिंग कई जगहों पर यूज किया जाने लगा, इसको कई जगहों पर यूज किया जाने लगा। मतलब अगर कोई ऐसी बात बोल दे जो एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, बियॉन्ड द पेल था भाई, तेरा जो स्टेटमेंट था या तेरी जो बात थी वो क्या थी, बियॉन्ड द पेल, यानी कि अनएक्सेप्टेबल थी, एक्सेप्ट करने योग्य नहीं थी। तो इस तरीके से मैं बच्चों को याद कराता हूँ। ठीक है, ये बिग फिश है। बिग फिश कैसे याद रखोगे भाई, जैसे समुद्र के अंदर जो बिग फिश यानी कि जो शार्क और वेल जैसी मछली है, वही तो पावरफुल होती है, वही तो शक्तिशाली होती है, वही तो इन्फ्लुएंशियल होती है, जो प्रभावित कर सकती है बाकी मछलियों को या बाकी जीवों को। तो बिग फिश का मतलब वही हो गया, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल और इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है। बिट डिफाइंस को कैसे याद करोगे, इसके अंदर एक वर्ड पकड़ लो, डिफाइंस किससे बना है, डिफाई से। डिफाई का मतलब क्या होता है, किसी का विरोध करना या आज्ञा का पालन ना करना, डिफाई। तो डिफाई का मतलब जब आज्ञा का पालन ना करना है, तो डिफाइंस का मतलब भी वही होगा, तो इसका मतलब भी वही है, वेल ना करना, चुनौती देना। तो इस तरीके से जब आप ओरिजिन के साथ में इडियम्स को याद करते हो ना, तो कभी भी जिंदगी में इनको भूल नहीं पाओगे। तो इस तरीके से याद क्या करोगे।
अब अगर आप इसको याद करना चाह रहे हो, इस तरीके से अगर आप पढ़ना चाह रहे हो वोकैब को, ठीक है, या ग्रामर को जैसे मैंने बताया तरीके से अगर पढ़ना चाह रहे हो, जो मैंने ग्रामर बताया आपको, ठीक है, तो भाई मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बस यहाँ पर एक ऐड करना चाहूंगा। देखो, ये कुछ समय पहले मैंने लॉन्च किया था बैच, टॉपर्स बैच के नाम से। इस बैच को लॉन्च करने का सिर्फ मेरा इतना सा पर्पस था, और टॉपर्स नाम रखने का इतना सा पर्पस था, मैं चाहता था, या मैं चाहता हूं अभी भी, बैच तो अभी चल ही रहा है, कि इस बैच में एडमिशन लेने वाला हर एक बच्चा जो है ना, वो एग्जाम क्रैक करे और एक जॉब ले। मैं केवल उसको इंग्लिश नहीं सिखाना चाहता, मैं चाहता हूं कि वो बच्चा एग्जाम क्रैक करे। इसीलिए मैं इस बैच के बच्चों को ना पर्सनल गाइडेंस भी देता हूं। मतलब अगर किसी बच्चे को बाकी किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो मैं उसमें भी गाइडेंस दूंगा। व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से बात होगी। इसलिए टॉपर्स बैच नाम है। बेस्ट बैच है ये एसएससी 2025 के लिए, इंग्लिश का बैच है ये। इसके अंदर मैं सब कुछ कराने वाला हूँ, करा रहा हूँ। आप इसका डेमो अगर देखना चाह रहे हो, कैसे देखोगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, कंप्लीट ग्रामर है इसके अंदर, वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन है, सब कुछ है। लाइव क्लास होती है भाई, रात को 8 बजे लाइव क्लास होती है, और अगर लाइव मिस हो जाए किसी वजह से तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी वहीं पर एप्लीकेशन पे आपको मिल जाता है। मतलब जैसे आज मैंने लाइव क्लास ली, आपका मिस हो गया, तो लाइव खत्म होने के आधे घंटे बाद यही क्लास जो है ना रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पर अपलोड हो जाता है। क्लास नोट्स आपको मिलते हैं ज़बरदस्त तरीके से, और प्रैक्टिस पीडीएफ मिलती है आपको, ठीक है। इनरोल कर सकते हो। फी जो इसकी कितनी है, 999 इसकी फी है, ठीक है। एडमिशन मैंने ओपन कर दिया है। मैंने, आप अगर पुराने वीडियो देखोगे ना, मैंने लिमिटेड एडमिशंस रखे थे इसमें, लेकिन क्योंकि अब कैलेंडर आया तो बहुत सारे बच्चे मेरे को अलग अलग जगह पे मैसेज कर रहे थे कि सर एडमिशन अभी भी ओपन है क्या, हम एडमिशन अब ले सकते हैं क्या। बहुत सारे बच्चे अब ऐसे हैं, तो इसलिए मेरे को एडमिशन ओपन करना पड़ा कुछ समय के लिए, फिर मैं इसमें एडमिशन लूंगा। तो अभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। कहाँ से बैच आपको मिलेगा भाई, एक ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे जाके, इंग्लिश बाय रोशन सर ऐप। डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना, वहां पर भी लिंक आपको मिल जाएगा। या अगर लैपटॉप कंप्यूटर पे पढ़ना चाहते हो तो www.englishbyroshan.com लिखोगे, वहां पर जाके टॉपर्स बैच आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोर्सेज में जाना, ठीक है, यहाँ पर कोर्सेज में जाओगे ना जब आप, तो कोर्सेज में जाने के बाद में टॉपर्स बैच आपको दिख जाएगा, वहां से आप एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपको डेमो देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको डेमो देखना है तो आप जाना ग्रामर कोर्सेज में जाना, टॉपर्स बैच में जाना, उस पर ग्रामर पे क्लिक करोगे तो ग्रामर के अंदर जो पहला टॉपिक है वर्ब, वो पूरा टॉपिक मैंने फ्री कर दिया है। वर्ब की 10 क्लासेस हुई हैं, 10 की 10 क्लास मैंने फ्री कर दी हैं। तो आप जाके आराम से डेमो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगे कि सर का पढ़ाया हुआ हमें समझ में आ रहा है, हम मतलब समझ लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बैच में इनरोल कर लेना, ठीक है। इनरोल कैसे करोगे मैंने बता दिया, एप्लीकेशन के थ्रू। और फी कितनी है आपकी, 999 है, ये आपकी फी है भाई, ठीक है। तो ये बेस्ट बैच है। इस बैच के अंदर मैं यही, जैसे मैंने यहाँ पर आपको वोकैब एक्सप्लेन किया ना अभी, इसी तरीके से वोकैब मैं जो है ना अपने बैच के अंदर भी कराता हूँ। केवल वोकैब ही नहीं, ग्रामर भी कराता हूँ बेहतरीन तरीके से, वो तो आप देखोगे डेमो समझ में आ जाएगा। और कॉम्प्रिहेंशन भी कराऊंगा बहुत जबरदस्त ट्रिक्स के साथ में, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, कहने का सिंपल सा मतलब है, ठीक है। तो एडमिशन ओपन कर दिया मैंने, जाके फटाफट से एडमिशन ले लो, और इंग्लिश से क्या हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। और बाकी डाउट्स भी अपने बड़े भाई से यानी कि मुझसे आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। अब मैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की मैं बात करता हूँ। कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ अगर मैं, इफ यू आर गुड एट ग्रामर एंड वोकैब्स यू विल नॉट फेस मच डिफिकल्टी इन दिस सेक्शन। सिंपल सी बात है भाई, अगर आपकी ग्रामर ठीक ठाक है और अगर आपका वोकैब ठीक ठाक है ना, तो कॉम्प्रिहेंशन आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में खेल ही किसका है, ग्रामर का और वोकैब का खेल है भाई, सारा का सारा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन रिक्वायर्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। कॉम्प्रिहेंशन में ना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब कई बार हम सेंटेंसेस बोल देते हैं, जैसे कि कई बार हम बोल देते हैं ना कि यू इज नॉट अलाउड हियर, तो यार बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि यू के साथ हमने आज तक इज नहीं सुना, चाहे आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो ग्रामर, लेकिन यू के साथ इज नहीं सुना आज तक हमने, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई। तो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आप डेवलप कैसे कर सकते हो, यहां पर लिखा है मैंने। देखो, करना ना करना आपके हाथ में, मेरा काम है भाई बताने का। अगर आप मेरी बात को फॉलो करोगे तो मैंने जो बताया आपका स्कोर बिल्कुल हो सकता है फुल स्कोर। आप इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को कैसे डेवलप करोगे, आप ना डेली कुछ नहीं करो, 30 मिनट कोई भी किताब उठा लो, इंग्लिश की, 6ठी क्लास की, 7वीं क्लास की, 8वीं क्लास की, जो आपका मन करे, 9वीं 10वीं क्लास की, कोई भी नोवेल उठा लो या कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, बेसिक से बेसिक, और उसको आप केवल 30 मिनट क्या करो ना, सिंपल रीड मारो। रीड मार के उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करो, बस खत्म, कुछ नहीं करना है। कोई वहां से वो कैब मत निकालो, कुछ मत करो। अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया वो कैब अगर मिल रहा है वहां से, तो उसको आप जरूर याद कर सकते हो गूगल पे सर्च करके कि हाँ इसका क्या मीनिंग है। इस तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ग्रामर वो कैब तो कर ही लोगे कॉम्प्रिहेंशन से पहले, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आज से ही 30-30 मिनट क्या करो, रीड करना शुरू करो। देखना 21 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट अगर ना आए तो मैं नाम बदल दूंगा, आएगा, आजमाया हुआ तरीका है, ठीक है। आप पे नहीं, हजारों बच्चों पे आजमा चुका हूं। Of course there are some tricks and strategies which you need to learn to answer the questions quickly। हाँ, ये भी बात सही है कि कॉम्प्रिहेंशन में भी चाहे पैरा जंबल हो, चाहे आपका क्लोज टेस्ट हो, कुछ ट्रिक्स होती हैं भाई
जो मैंने भी अपने बैचेस में सिखाया बच्चों को। कुछ क्या बहुत सारी ट्रिक्स होती है, और अगर मेरी मान के चलोगे ना, ठीक है, आप देख सकते हो। अगर आपको कमाल देखना है ना, तो आप क्या करना ना, यूट्यूब पे जाना, और यूट्यूब पे जाके आप केवल क्या लिखना, आप लिखना ना पैरा जंबल्स बाय रोशन सर, इतना लिखना, या लिखना क्लोज टेस्ट बाय रोशन सर, आपको वीडियो दिख जाएगी। ठीक है, लाखों बच्चे देख चुके हैं अभी तक वीडियो को, आप देखना, वो लेक्चर देख लेना। दोनों के एक एक लेक्चर है, और एक एक लेक्चर के अंदर पूरा पैरा जंबल खत्म और पूरा क्लोज टेस्ट खत्म। और ऐसी खतरनाक और भयंकर ट्रिक्स मैंने बता रखी हैं कि आप किसी भी एग्जाम में उसको फॉलो कर लो, आपका पैरा जंबल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, या आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मजाक नहीं कर रहा हूं, यूट्यूब पे जाके देख लेना, पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल का पढ़ाता हूं, किस लेवल की मैं चीजें सिखाता हूं आपको इन चीजों में। ठीक है, और उसी लेवल का मैं अपने बैच में भी पढ़ाऊंगा आपको, जो टॉपर्स बैच मैंने आपको बताया, वही सेम लेवल, उससे भी एक्स्ट्रा ही बल्कि पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्योंकि हर बार मैं क्या करता हूं, चीजों को इंप्रूव करता हूं मैं। ठीक है भाई, प्रैक्टिस डेली, और डेली आपको प्रैक्टिस भी करनी है भाई। अगर आपको अच्छा करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये नहीं कि सीधा एग्जाम में चले जाओगे और कहोगे सर पैरा जंबल नहीं हो पाया, मुश्किल था। भाई डेली घर पे 10 पैरा जंबल की प्रैक्टिस करो, तब जाके आदत लगेगी पैरा जंबल को करने की। डेली 5 क्लोज टेस्ट करो, और डेली 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आप करो। इतना डेली करके देखो तो कॉम्प्रिहेंशन में कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी भाई। मेरी बात समझ में आ गई? ये इंग्लिश की ना कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई है मैंने आपको, बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया, एडमिशन ले सकते हो, ये इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रेटजी है। अच्छा, बैच में क्या क्या मिलेगा एक बार देख लो डिटेल में, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। कंप्लीट ग्रामर है बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ में, कंप्लीट वोकैब कराने वाला हूँ, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड इडियम, स्पेलिंग, और किस तरीके से कराने वाला हूँ वो क्या है, वो मैंने आपको नमूना दिखा दिया। कॉम्प्रिहेंशन कराने वाला हूँ कंप्लीट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, ट्रिक्स बताऊंगा, एक से एक बेहतरीन स्ट्रेटजीज बताऊंगा, क्लास नोट्स भी दूंगा मैं आपको हर क्लास का, प्रैक्टिस पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए हर क्लास के साथ, हर लेक्चर के साथ में लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस से बता दिया मैंने आपको। डाउट सेशन भी रहता है हर हफ्ते, जहां अपने डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, तैयारी से रिलेटेड भी और क्लास से रिलेटेड भी। ठीक है, फ्री मॉक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इस बैच के साथ में ना आपको एक टेस्ट पास का जो एक्सेस है मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे, ये इंग्लिश बाय रोशन पे टेस्ट पास नाम का एक वहां पर आपको कोर्स है, वो आपको मिल जाएगा। उसमें क्या है ना, जितने भी एग्जाम्स हैं भारत में, जितने भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, उन सब का एक्सेस आपको एक साथ मिल जाएगा, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देना भाई। ये बैच आप लोगे, आपको एक्सेस अपने आप ही मिल जाएगा। अब चाहे आप सीजीएल के मॉक्स लगाओ, चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाओ, चाहे सेक्शनल टेस्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ, बिल्कुल फ्री इस बैच के साथ में। ठीक है, सीएचएसएल के पेपर्स लगाओ, चाहे मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाओ, सेक्शनल, मतलब जितने भी पेपर्स आपके हैं उन सब के मॉक्स, बहुत सारे मॉक्स हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, प्री और मेंस दोनों के हैं भाई, ध्यान रखना, सेक्शनल टेस्ट भी है, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है इस बैच के साथ में। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस तो मैंने बताया ही आपको मिलेगा, और फी कितनी है, 999, और वैलिडिटी इसकी 1 साल की है। लेकिन इससे पहले ही आप पढ़ के सिलेक्शन ले जाओगे, ये मुझे पूरा यकीन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे जो मैंने बताया, और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपका स्कोर जो है इंप्रूव होगा, और इस बार आप सिलेक्शन जरूर लोगे, क्योंकि भाई मेरे वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, अकेले सीजीएल में 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, तो लाखों में वैकेंसीज रहने वाली है, तो अपॉर्चुनिटी को गंवाना मत, अच्छे से तैयारी करो, पढ़ते रहो, और कहीं पर भी अगर डाउट आता है, ठीक है, कोई भी समस्या आती है, तो इसी वीडियो के कमेंट में आप मुझसे पूछ लेना, कोई भी डाउट अगर है तो आपका बड़ा भाई आंसर जरूर करेगा भाई। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई सभी को जय हिंद, पढ़ते रहो, सिलेक्शन लो।